हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का दीप लर्न एकेडमी पर। मैं हूं दीपक। दोस्तों आज के इस क्लास में हम हिंदी पीवाईक्यू के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है लेकर आए हैं, जिसे हम आसान भाषा और प्रैक्टिकल तरीके से जो है सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आज की ये क्लास आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसमें हम उन टॉपिक्स को कवर करेंगे जहाँ से आपका क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में सीधे पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि हिंदी वर्णमाला में आपका स, श और स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। स, ह है जो आपका कौन सा व्यंजन है। ऑप्शन ए स्पर्श व्यंजन, ऑप्शन बी अंतःस्थ व्यंजन, ऑप्शन सी ऊष्म व्यंजन जिसको हम संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं, और ऑप्शन डी संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्यों होगा? तो इसका जो है आपका ऊष्म व्यंजन क्यों बोलते हैं, जिसे इसको उच्चारण करते समय आपका मुंह से क्या निकलता है, तो आपका मुंह से जो है ऊष्मा पैदा होता है। क्या होता है? तो ऊष्मा पैदा होता है। और संघर्षी व्यंजन क्यों बोलते हैं? तो जब इसका आप उच्चारण करते हैं तो आपको मुंह में जो है आपका रगड़ रगड़ जैसा आपका महसूस होता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? संघर्ष, जैसे संघर्ष करके आपका आवाज़ जो है निकलता है। ठीक है, तो इसका आप जो है लिख सकते हैं। तो कुल वर्ण कितने, इसका व्यंजन कितने होते हैं? तो 4 व्यंजन होते हैं। ऊष्म और संघर्षी व्यंजन कौन कितने होते हैं? 4। स। ठीक है, इसका लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं। ठीक, चल देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्या है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्यों बोलते हैं और जो है कितना होता है स्पर्श व्यंजन? तो कुल स्पर्श व्यंजन होता है आपका 25। कितना होता है आपका? 25। क वर्ग से लेकर प वर्ग तक। कहाँ से? क वर्ग से लेकर क वर्ग से प वर्ग तक। ठीक है, क वर्ग से लेकर प वर्ग तक। चलिए देखिए इसमें क्या होगा। क वर्ग में कितना हो जाएगा आपका? 5 अक्षर हो जाएगा। अब च वर्ग क्या होगा? च वर्ग हो गया। उसके बाद ट वर्ग, उसके बाद त वर्ग, उसके बाद प वर्ग। ठीक है, तो इसमें 5, इसमें 5 और इसमें 5 और प में 5, कुल मिलाकर कितना हो गया आपका? 25। कितना हो गया? 25 व्यंजन। ठीक है, तो आपका पूछेगा कि हिंदी जो वर्णमाला में आपका स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? तो 25 होते हैं। ठीक है, क वर्ग से लेकर प वर्ग तक। ठीक, अब देखते हैं अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन क्या होता है? ये आपका कुल वर्ण होता है आपका 4। अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं? तो 4 व्यंजन होते हैं। ठीक है, इनका उच्चारण जो है स्वर और व्यंजन के बीच होता है। ठीक है, इनका क्या होता है? स्वर और व्यंजन के बीच। जैसे कौन कौन से वर्ण व्यंजन है आपका इसमें? तो इसमें आता है आपका य, र, ल और व। य र ल व। य र ल व क्या है आपका? ये अंतःस्थ व्यंजन हो गया। अब देखते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? तो संयुक्त व्यंजन जो है ये 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। कौन कौन से हैं आपका संयुक्त व्यंजन? तो आपका है छ। ठीक है, क्षत्रिय छ। उसके बाद त्र, उसके बाद आपका हो गया ज्ञ, और उसके बाद हो गया स्र। क्या हो गया? उसके बाद स्र। अब देखिए जो है छ आपका जो है क्षत्रिय छ, ये किससे मिलकर बना है आपका? तो ये मिलकर बना है क और श। किससे मिलकर बना है आपका? क और श। ठीक है, और त्र किससे मिलकर बना है? तो त और र। ठीक है, ज्ञ किससे मिलकर बना है? तो आपका ज्ञ। ज से ज रंत आपका हो गया य। क्या हो गया? ज य। य जो होता है ना, ज य किससे मिलकर बना है आपका? तो ज्ञ। ज्ञ इसको असली आपको उच्चारण हो गया ज्ञ। देखिए क्या क्या बोलते हैं? ज्ञ ज्ञ बोलते हैं। ठीक है, स्र क्या होता है आपका? तो स्र जो है आपका बड़ा वाला स, उसके बाद र से मिलकर बना है। ठीक है, तो आपका हो गया टोटल कितना ये? तो 4 संयुक्त व्यंजन हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो इसका आपका आंसर क्या हो गया? वर्णमाला में स ह जो है आपका कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो याद रखना है आपका ऊष्म और संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। चलिए देखते हैं अगला। सोना और चांदी शब्दों में कौन सी संज्ञा है? सोना और चांदी शब्दों में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी द्रव्यवाचक संज्ञा, और ऑप्शन डी जातिवाचक संज्ञा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, क्यों होगा? पहले देखिए कि परिभाषा क्या होता है द्रव्यवाचक संज्ञा का। तो द्रव्यवाचक संज्ञा उसे बोलते हैं जिसे आप माप या तौल सकते हैं। क्या? जिस पदार्थ को आप माप या तौल सकते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है,
जैसे आपका हो गया सोना, चांदी, पानी, ठीक है, क्या पानी और दूध, ऑक्सीजन, ये सभी क्या होते हैं, ये होते हैं आपका द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं। लिख लीजिए, सोना चांदी दिया है, इसमें लिखिए आप पानी, पानी, उसके बाद दूध, पानी दूध, ऑक्सीजन, ठीक है, ये सभी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसका परिभाषा क्या बताया मैंने कि जो पदार्थ को या जो वस्तुएं आप नाप या तौल सकते हैं वो क्या होते हैं, आपका द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं। भाववाचक संज्ञा क्या होता है, भाववाचक संज्ञा जो है आपका जो दोष गुण और अवस्था को बताए, क्या दोष गुण और अवस्था को बताए, वो क्या कहलाता है, वो कहलाते हैं आपका भाववाचक संज्ञा, ठीक है। जैसे में हो गया मिठास, क्या हो गया, मिठास, ठीक। उसके बाद हो गया ईमानदारी, ईमानदारी, मिठास, ईमानदारी, बुढ़ापा, ठीक, बुढ़ापा, ये क्या है आपका, ये सभी भाववाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है, जो पूरे समूह या झुंड का बोध कराता है, क्या, तो पूरे समूह का बोध कराए। जैसे एक से अधिक आदमी हो गया या फिर कुछ हो गया, सभी समूह, जैसे एक जगह कोई आदमी, 4 आदमी बातें करते हैं तो एक समूह में बातें करते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका, वो जब होगा तो आपका हो जाएगा आपका समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। इसमें आता है आपका क्या क्या, जैसे में सेना, सेना में एक से अधिक रहेंगे आदमी, ठीक है, रहता है। सेना हो गया आपका, पुलिस हो गया, सेना, पुलिस आपका, उसके बाद कक्षा, कक्षा हो गया, उसके बाद गुच्छा, गुच्छा हो गया, ये सभी क्या हैं, ये सभी हैं आपका समूहवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है, तो जातिवाचक संज्ञा जो किसी प्राणी या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराता है, ठीक है, जिसके जैसे और हो। मान के चलिए यहाँ पर आपका हो गया कि जिसके, इसका लिख लीजिए परिभाषा, जिसके जैसे और हो, ठीक है। जिसमें जैसे लड़का, इसमें आता है शब्द हो गया आपका एक लड़का, लड़का जैसे और एक लड़का हो गया, ठीक है। लड़का तो एक ही थोड़ी होता है, लड़का तो सब पूरा जो है आपका बहुत सारे लड़के हैं, ठीक है। उसके बाद नदी, नदी तो किसी नाम नहीं धरा है, अगर इसी में नाम धर देता है, जैसे हम मान के चलिए लिख देता कि गंगा नदी, तो गंगा नदी क्या हो जाता, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता, क्या हो जाता, व्यक्तिवाचक। लेकिन नदी सिर्फ बोला है, तो नदी तो बहुत सारी नदियाँ हैं, ठीक है। उसके बाद पहाड़ हो गया, ठीक है, पहाड़ भी बहुत सारे हैं, ठीक है। ये हो गया जातिवाचक संज्ञा का परिभाषा और ये आपका उदाहरण, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि जो बोएगा सो काटेगा, क्या है, जो बोएगा सो काटेगा, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम क्यों होगा, क्योंकि इसमें जो है एक दूसरे के प्रति संबंध दर्शा रहा है, क्या बोला है इसका क्या होता है आपका परिभाषा, तो परिभाषा होता है कि जो वाक्य के दो भागों में संबंध स्थापित करे, क्या होता है, जो वाक्य के दो भागों में संबंध स्थापित करता है वो क्या कहलाता है, तो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जो सो, जो सो, ठीक है। उसके बाद आपका जैसा वैसा, जो सो जैसा वैसा, और जिसकी उसकी, जिसकी जिसकी उसकी, जिसकी उसकी, ऐसे शब्द आते हैं, ये सभी क्या होते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम देखते हैं क्या होता है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है वक्ता और जो है श्रोता, क्या, वक्ता, श्रोता या अन्य के लिए प्रयोग होता है, क्या होता है ये, तो वक्ता, श्रोता या अन्य के लिए। जैसे मैं, तुम, ठीक है, तुम, वह, और क्या हो गया, मैं, तुम, वह और वे, ये सभी इसको क्या हम बोलते हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं, क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब देखते हैं निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो निजवाचक सर्वनाम जैसे अपना, आप, खुद, स्वयं, ऐसे शब्द आते हैं आपका, तो ये सब क्या होता है आपका निजवाचक सर्वनाम। जो कर्ता स्वयं के लिए इस्तेमाल करता है, क्या करता है, कर्ता स्वयं के लिए इस्तेमाल करता है, वो क्या कहलाता है आपका निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। आप लिखिए यहाँ पर आप, अपना, स्वयं, आप, अपना, स्वयं और खुद, ठीक है। सेंटेंस आप बनाकर देख सकते हैं का, जैसे आप क्या कर रहे हो,
ठीक है। सॉरी, आप नहीं, इसमें होता है जैसे मैं अपना अपना कार्य अपने कर लूँगा, ठीक है। जैसे मैं अपना कार्य स्वयं कर लूँगा या मैं अपना कार्य खुद कर लूँगा, ठीक है। अपने के लिए बोल रहा है कर्ता, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपका निजवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिसमें आपका प्रश्न पूछता है। क्या होता है, प्रश्न पूछता है। जैसे प्रश्न, वह कौन है, वह क्या है, वह कैसे है, ये सभी क्या है, प्रश्न है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कौन, क्या, कैसे, ये सभी क्या होते हैं आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। कौन, क्या, कैसे, कहाँ, ये सभी क्या होते हैं आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्या है कि मुझे 4 गज मलमल चाहिए। क्या, मुझे 4 गज मलमल चाहिए। इस वाक्य में कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक या सर्वनामिक विशेषण। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, परिमाणवाचक सर्वनाम, परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है ये बताइए। तो परिमाणवाचक विशेषण होता है जो मात्रा नाप तोल का बोध कराए। क्या, जो मात्रा या नाप तोल का बोध कराता है। तो इसमें नाप तोल का बोध हो रहा है 4 गज। क्या लिखा है इसमें, 4 गज। ये तो मापी तो रहा है इसको, क्या बोल रहा है, 4 गज। तो इसका परिभाषा क्या होता है, जो मात्रा या नाप तोल का बोध कराता है, ठीक है। इसमें आप परिभाषा लिख लीजिए, जो माप या नाप, लिखिए नाप तौल, जो नाप तौल का बोध कराए, नाप तौल का बोध कराए, क्या होता है आपका परिमाणवाचक। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, जिसे गिना जा सके। क्या होता है, जिसे गिना जा सके, ठीक है, गिना जा सके। जैसे में 4 लड़के, मान के चलिए इसमें दे दिया कि वहाँ 4 लड़के हैं, ठीक है। तो 4 लड़के पूछ देगा कौन सा विशेषण है, तो आपका हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। 4 लड़के हो गया। उसके बाद मान के चलिए इसमें हो गया 10 सेब, ठीक है। ये सभी क्या हो गया आपका, ये सभी हो गया आपका संख्यावाची, ठीक है। तो संख्यावाचक विशेषण हो गया 4, 10, ये शब्द में आपका संख्या आ जाए वो सब क्या हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होता है, जो रंग रूप आकार, क्या, जो रंग रूप आकार का स्वभाव बताता है। क्या, तो जो रंग रूप का स्वभाव बताता है, रंग रूप स्वभाव, रंग रूप स्वभाव बताता है, वो क्या कहलाता है आपका, बताए, वो क्या हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण। जैसे वह लाल कुत्ता है। क्या, लाल कुत्ता है। तो लाल क्या है इसमें, इसमें है गुणवाचक, क्या है गुणवाचक विशेषण, ठीक है। लाल हो गया। मान के चलिए वह लाल कपड़ा पहना है, तो इसमें हो गया लाल कपड़ा। उसके बाद हो गया आपका गुणता बताए, अच्छी, अच्छी वस्तु या अच्छा आदमी, ठीक है, अच्छा आदमी। ये सभी क्या हो गया आपका गुणवाचक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण क्या होता है, सर्वनामिक विशेषण जब कोई सर्वनाम क्या होता है विशेषण का काम करता है। क्या, जब सर्वनाम जो है विशेषण का काम करता है वो क्या कहलाता है अब सर्वनामिक विशेषण। जैसे में यह पुस्तक मेरी है। क्या है, यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है, मेरी है, ठीक है। ये क्या हो गया इसमें आपका क्या बता रहा है कि सर्वनाम जो है आपका क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिका है, ठीक है। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिका है। पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ठीक, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमक अलंकार, ठीक है। यमक अलंकार का परिभाषा क्या होता है, जब एक ही शब्द बार बार आता है और उसका अर्थ क्या होता है अलग अलग होता है, ठीक है। जब एक ही शब्द बार बार आए और उसका अर्थ जो है अलग अलग हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है आपका यमक अलंकार। लिख लीजिए इसमें आपका परिभाषा, जब एक शब्द जब एक शब्द एक से अधिक बार आए, एक शब्द एक से अधिक बार आता है और अर्थ अलग अलग हो, अर्थ
अलग अलग, वो क्या होता है आपका यमक अलंकार होता है। पहला देखते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का परिभाषा क्या होता है, तो जब एक ही शब्द एक ही बार आता है, क्या है, जब एक शब्द जो है एक ही बार आए, ठीक है, लेकिन उसका अर्थ क्या होता है, कई होता है, मतलब एक से अधिक होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब एक शब्द एक बार आए, एक ही बार आए, और अर्थ क्या है, एक से अधिक हो या कई हो, आए और अर्थ कई हो, तो वो क्या कहलाता है आपका श्लेष अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है, तो रूपक अलंकार जब उपमेय और उपमान में क्या होता है, जब उपमेय और उपमान में कोई भेद न रहे, क्या होता है, जब उपमेय और उपमान में कोई भेद न रहे, ठीक है, इसमें लिख लीजिए, जब उपमेय और उपमान में कोई भेद न रहे, क्या कहलाता है आपका रूपक अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है, जब किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, परिभाषा क्या होता है कि जब किसी बात को आप बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोलता है तो क्या हो जाएगा आपका अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर, बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हे प्रभु मेरी पुकार सुनो, क्या है, हे प्रभु मेरी पुकार सुनो, वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन ए संप्रदान कारक, ऑप्शन बी अपादान कारक, ऑप्शन सी संबोधन कारक, ऑप्शन डी अधिकरण कारक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी संबोधन कारक, ठीक है। संबोधन कारक क्या होता है, इसमें आपका पुकारने या सावधान करने के लिए शब्द होते हैं, क्या होते हैं, इसमें पुकारने या सावधान करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्या, जैसे आपका शब्द है हे, क्या है, हे, ये शब्द आता है, या फिर अरे, अरे, हे, अरे, या फिर ओ, ऐसे शब्द आपका आता है, वो सभी क्या होते हैं आपका संबोधन कारक होता है। यहाँ क्या दिया गया है, हे प्रभु, इसमें क्या कहा गया है, पुकारने का भाव है, पुकारने का भाव है हे प्रभु, ठीक है, तो ये पुकार रहा है, ठीक है। संप्रदान कारक क्या होता है, ऑप्शन ए संप्रदान कारक क्या होता है, इसका चिन्ह आपका होता है के लिए या फिर को, क्या होता है संप्रदान कारक का, के लिए या फिर को। जैसे इसमें क्या हो गया कि मैं राम के लिए पुस्तक लाया हूँ, ठीक है, मैं राम के लिए पुस्तक लाया हूँ, तो इसमें क्या किया गया है, के लिए, मतलब राम के लिए, ठीक है, इसमें क्या है के लिए। अब उसको हम आप चाहें तो राम के लिए या फिर राम को पुस्तक लाया हूँ, मतलब राम के लिए ही इसमें दर्शा रहा है, ठीक है। तो इसमें अर्थ क्या होता है, देने के लिए होता है, ठीक है। संप्रदान में क्या होता है, देने के लिए। अब प्रदान कारक क्या होता है, तो इसका चिन्ह होता है आपका से, जिसे अलगाव के लिए इसमें होता है, क्या होता है, या फिर डरने या तुलना करने के अर्थ में होता है, इसका क्या होता है, डरने या तुलना करने या फिर अलग करने के लिए होता है, ठीक। जैसे मान इसमें होता है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, या पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें क्या हो रहा है, अलग हो रहा है पेड़ से, ठीक है। तो क्या हो गया आपका अपादान कारक। अधिकरण कारक क्या होता है, इसका चिन्ह या इसमें क्या होता है, में या पर, चिन्ह क्या होता है अधिकरण का, में या पर, आधार बताने के लिए। मैं सड़क पर घूम रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैं सड़क पर घूम रहा हूँ, ठीक है, इसमें में क्या हो गया आपका अधिकरण हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला। राम और श्याम पढ़ रहे हैं, राम और श्याम पढ़ रहे हैं, वाक्य में कौन सा शब्द व्याकरण की त्रुटि से क्या है, पूछ रहा है कि वाक्य में और शब्द क्या है, और शब्द राम और दिया इसमें, और बोल रहा है कि व्याकरण की व्याकरण की दृष्टि से क्या है, और क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, या फिर समुच्चय बोधक अव्यय है, फिर विस्मय बोधक अव्यय है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। समुच्चय बोधक अव्यय ये क्या होता है, जो दो शब्द वाक्यांशों या फिर वाक्यों को जोड़ने के लिए काम करता है, क्या, वाक्यांशों या फिर वाक्यों को जोड़ने के लिए काम करता है। जैसे मैं और तुम, राम और श्याम, या फिर राम तथा श्याम, या फिर किंतु परंतु, ऐसे शब्द आते हैं, ये सभी क्या होते हैं, तो समुच्चय बोधक होते हैं, ठीक है। इसमें आप लिखिए और
या फिर तथा और तथा, किंतु परंतु, किंतु परंतु, ये से शब्द आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय। अब क्रिया विशेषण क्या होता है, जो क्रिया की विशेषता बताए, जो क्रिया की विशेषता बताए, क्रिया की विशेषता बताए, जो क्रिया की विशेषता बताए, ठीक है। जैसे वह धीरे चलता है, क्या वह धीरे चलता है, तो धीरे चल रहा है, इसमें क्या हो गया, वह धीरे चलता है, तो इसमें क्रिया की क्या विशेषता है कि धीरे है, ठीक है, धीरे, वह धीरे चलता है, ठीक है। क्या हो गया, क्रिया विशेषण। संबंध बोधक अव्यय क्या होता है, तो जो या संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर संबंध बताता है, क्या होता है कि जब आपका संज्ञा या सर्वनाम के बाद आता है उसका संबंध बताता है। जैसे आपका हो गया घर के पीछे पेड़ है, क्या है, घर के पीछे पेड़ है, पहले क्या आ रहा है, इसमें संज्ञा या सर्वनाम आ रहा है, उसके बाद क्या बता रहा है उसका, तो उसका संबंध बता रहा है, ठीक है। अब देखिए विस्मय बोधक क्या होता है, तो विस्मय बोधक में आपका होता है कि जो आपका हर्ष या फिर शोक, घृणा, ऐसे सब आपको दर्शाता है, जैसे अरे, वाह, उफ, ठीक है, ये सभी आते हैं आपका। इसमें क्या आता है, अरे, अरे, ठीक है, वाह या फिर उफ, ऐसे शब्द आते हैं आपका, ये हो गया विस्मय बोधक। अगला क्या है, जनता शब्द का प्रयोग हमेशा किस वचन में होता है, जनता शब्द का प्रयोग हमेशा किस वचन में होता है, ऑप्शन नंबर ए एक वचन, ऑप्शन बी बहुवचन, ऑप्शन सी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक वचन। जनता का प्रयोग जो है हमेशा एक वचन में होता है, ठीक है। जनता क्या है, देखने में समूह लगता है, लग रहा है समूह, ठीक है, जनता, ठीक है, लेकिन क्रिया इसमें एक वचन की लगती है। जैसे में जनता आ गई, जनता क्या होगी, आ गई, तो इसमें क्या हो रहा है, एक वचन लग रहा है, ठीक है। जैसे क्या पानी, दूध, बारिश, ये सभी क्या है, सदैव एक वचन है, ठीक है। आप लिख लीजिए आपका पानी, देखिए जनता, पहला जनता, पानी, जनता, पानी, दूध, बारिश, ये सभी क्या होते हैं, ये हमेशा एक वचन में आते हैं, ठीक है। बहुवचन में कौन कौन से आते हैं, जैसे आपका प्राण हो गया, दर्शन हो गया, आंसू हो गया, हस्ताक्षर हो गया, ये सभी क्या आते हैं आपका, ये सब आते हैं बहुवचन में। ये सभी सदैव जो है, सदैव का मतलब होता है कि ये कभी बदलता नहीं है, हमेशा आपका बहुवचन में ही आएंगे। जैसे प्राण, देखिए प्राण, आंसू, दर्शन, प्राण, आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, लोग, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, सीता द्वारा पत्र लिखा जाता है, सीता द्वारा पत्र लिखा जाता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, ऑप्शन ए कृत्यवाच्य, ऑप्शन बी कर्मवाच्य, ऑप्शन सी भाववाच्य, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी कर्मवाच्य, ठीक है। कर्मवाच्य क्यों होगा, तो कर्मवाच्य होता है जो इसमें कर्म की प्रधानता होती है, क्या होती है, कर्म की प्रधानता होती है, और कर्ता के साथ द्वारा या से लगता है, ठीक है। और क्रिया जो है कर्म के अनुसार काम करती है, क्या करती है, क्रिया जो है कर्म के अनुसार होती है, ठीक है। कृत्यवाच्य क्या होता है, तो इसमें कर्ता की प्रधानता होती है, ठीक है, इसमें क्या होती है, कर्ता की प्रधानता होती है। भाववाच्य, इसमें भाव की प्रधानता और कर्ता की जो है असमर्थता होती है, क्या होती है, इसमें भाव की प्रधानता और कर्ता की असमर्थता, ठीक है। जैसे होता है कि सीता से चला नहीं जाता, मुझसे काम नहीं किया जाता, जैसे ये होता है ना, इसे भी क्या होता है आपका, तो इसमें भाव की प्रधानता होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला। अगला है कि निर्वाह शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, निर्वाह शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो इसका अब सही आंसर क्या होगा, नी होगा, नी होगा, निर होगा, फिर नि होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी निर, ठीक है।
निर्वाह का अब क्या नाम है, संधि विच्छेद जब करेंगे, संधि इसका करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो इसके साथ होगा आपका निर्धन, आपका हो जाएगा वाह, वाह, ठीक है। इसमें र क्या है, आधा होने के कारण, और ऊपर क्या लगा है, वो है, ठीक है। आपका हो गया निर्वाह, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला। लड़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है, लड़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए कू, बी आकू, सी डाकू, या फिर ऊ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आकू। क्या होगा लड़ाकू में? ऑप्शन बी आकू हो जाएगा। कैसे? मूल धातु क्या है इसमें? मूल धातु है लड़। क्या है मूल धातु? मूल धातु इसमें क्या है? तो लड़ है। क्या है? लड़ हो गया। और इसमें क्या मिल गया है आपका? आकू। क्या मिला है? आकू। प्रत्यय इसमें लगा है आ कू, ठीक है। क्या लगा प्रत्यय? आकू। ये क्या है? ये प्रत्यय है, ठीक है। तो लड़ाकू मिलकर बन गया, तो इसका ऑप्शन हो गया बी। चलिए देखते हैं अगला। अगला क्या है? नीलकंठ में, नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी बहुब्री समास, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बहुब्री समास, ठीक है। इसमें क्यों होगा बहुब्री समास? तो पहले देखिए नीलकंठ का मतलब क्या होता है? नीला है कंठ जिसका, मतलब कि किसी और का जो है बता रहा है, अर्थ बता रहा है। जैसे किसका है, किसको बता रहा है? नीलकंठ किसका पर्यायवाची होता है? तो आपका होता है इनका शिव का होता है। किसका होता है? शिव का होता है। बहुब्री का परिभाषा क्या हो जाएगा? जब दो पद मिलकर तीसरे विशेष अर्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है, तो वहाँ क्या होता है? बहुब्री समास होता है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? तत्पुरुष का, पुरुष में होता है आपका, उसमें उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है इसमें? इसमें उत्तर पद मतलब कि दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे में राजपुत्र, क्या है? राजपुत्र, इसमें दूसरा पद क्या है? इसमें प्रधान है, राजा का पुत्र, राजपुत्र, ठीक है। द्विगु क्या होता है? तो इसमें संख्यावाची शब्द आते हैं। प्रथम पद क्या होते हैं? संख्यावाची। प्रथम पद संख्यावाची। इसके बाद हो गया कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है? इसमें विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। जैसे शिव का संदर्भ न हो, इसमें नीलकंठ में है, जैसे शिव का संदर्भ नहीं होता, नीला अलग हो जाता है और कंठ अलग होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है? कर्मधारय समास हो जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए स्वागत, धन स्व धनागत, सुधनागत, और डी सवाधनागत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर सी सुधन आगत। क्या होगा? सुधन आगत शब्द मिलकर बनाया क्या? स्वागत बनाया, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला। आग का तत्सम शब्द क्या होगा? आग का तत्सम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए अनिल, ऑप्शन बी अनल, ऑप्शन सी पावक, और ऑप्शन डी अग्नि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी अग्नि, ठीक है। अग्नि होगा। और अगिन क्या है? तो अगिन जो है यह अग्नि का बिगड़ा हुआ, जैसे धर्म क्या होता है इसमें? तत्सम या देशज रूप होता है, अगिन ये होता है, ठीक। अनल क्या है? अनल आग का पर्यायवाची है, ठीक है, लेकिन ये क्या है? तो मूल शब्द नहीं है, ठीक है। क्या है? अनल जो है पर्यायवाची है आग का, लेकिन मूल शब्द संस्कृत का ये नहीं है। ये क्या है? पर्यायवाची। पावक क्या है? तो पावक यह भी क्या होता है? ये तो आग का, यह भी पर्यायवाची है, लेकिन ये मूल शब्द जो है संस्कृत शब्द नहीं है, ठीक। तो ये अग्नि से मिलकर क्या बना है? आग, आग, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला। शायद आज वर्षा हो। क्या है? शायद आज वर्षा हो। यह वाक्य जो है किस काल का उदाहरण है? ऑप्शन ए सामान्य भविष्य काल, बी संभाव्य भविष्य काल, ऑप्शन सी हेतुमत भविष्य काल, ऑप्शन डी आपका अपूर्ण वर्तमान काल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी संभाव्य। इसमें क्या दर्शाया गया है? संभावना, शायद। शायद क्या है इसमें? संभावना बता रहा है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी संभाव्य भविष्य काल, ठीक है।
सामान्य भविष्य काल काल क्या होता है? जो सामान्य रूप से भविष्य में होता है। जैसे में आज वर्षा होगी, आज क्या है? आज वर्षा होगी, आज वर्षा होगी, ठीक है। तो ये आज क्या बता रहा है? तो सामान्य रूप से क्या बता रहा है? भविष्य की में मतलब होगा, या फिर भविष्य की बात बोल रहा है, आज होगी। तो भविष्य की बात हो रहा है तो सामान्य रूप से बताएगा। संभाव्य में क्या होता है? तो जहाँ भविष्य में काम होने वाली क्या होता है? तो संभावना व्यक्त की जाती है। जैसे में शायद, हो सकता है, ये सब शब्द आते हैं तो क्या हो जाता है आपका? संभाव्य भविष्य काल। हेतु मद भूतकाल क्या होता है? तो जहाँ भविष्य का एक काम दूसरे पर निर्भर होता है। जैसे यदि बादल छाएंगे तो वर्षा होगी, ऐसा शब्द आए। यदि बादल छाएंगे तो वर्षा होगी। यदि तुम आज आओगे तो कल साथ रहेंगे। ये सब ऐसे शब्द आते हैं तो ये सभी क्या हो जाते हैं? हेतु मद भूतकाल, भविष्य काल। इसके बाद अपूर्ण वर्तमान काल क्या होता है? यहाँ काम वर्तमान में चल रहा है। जैसे वर्षा हो रही है, अपूर्ण वर्तमान काल हो रही है, ठीक है। जैसे में वर्षा हो रही, ये क्या हो गया आपका? अपूर्ण वर्तमान का। चलिए देखते हैं अगला। हिंदी साहित्य में कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी केशवदास, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी बिहारी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी केशवदास। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी केशवदास। सूरदास, इन्हें वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। वात्सल्य रस का सम्राट, वात्सल्य रस का सम्राट किसे बोलते हैं? सूरदास को। केशवदास को क्या बोलते हैं? रीतिकाल के, इनको क्या बोलते हैं? रीतिकाल के इस कवि को क्या बोला जाता है? अत्यधिक अलंकारों के प्रयोग और भाषा की कठिनता कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत कहा था। क्या कहा था? कठिन काव्य का प्रेत इन्हीं को कहा जाता है। घनानंद क्या है? तो इन्हें क्या प्रेम की पीर का कवि, प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। क्या बोलते हैं? प्रेम की पीर का कवि कहते हैं, ठीक है। बिहारी क्या है? तो इनकी रचना है बिहारी सतसई, ठीक है। इनको क्या जाना जाता है? बिहारी सतसई के लिए ये क्या है? इनकी रचना है, ठीक है। बिहारी सतसई रचना है, बिहारी सतसई। चलिए देखते हैं अगला। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? रामचरितमानस जो है किस भाषा में लिखी गई? ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी मैथिली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवधी भाषा में, ठीक है। अवधी भाषा में जो है रामचरितमानस जो है लिखा गया है, ठीक। और पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत भी मलिक मोहम्मद जायसी का महान ग्रंथ अवधी में ही लिखा गया है। क्या? एक आपका तुलसीदास और आपका पद्मावत जो है दोनों अवधी भाषा में लिखा गया है। ब्रज भाषा में कौन सा है? तो सूरदास का सूरसागर, ठीक है। ब्रज भाषा में सूरदास का सूरसागर और रसखान की जो है मुख्य भाषा है। क्या है ये? तो सूरदास का सूरसागर और रसखान की मुख्य भाषा है। और तुलसीदास ने भी इसमें क्या लिखा है आपका? विनय पत्रिका और कवितावली। तुलसीदास ने इसमें कवितावली और विनय पत्रिका क्या लिखा है इसको? तो ब्रज भाषा में लिखा है। खड़ी बोली में क्या है? तो ये आधुनिक हिंदी है, ठीक है। जिसमें क्या होता है? तो जयशंकर प्रसाद जो है रामायणी और मैथिली शरणगुप्त साकेत की रचनाएं हैं। क्या है आपका? तो आपका जयशंकर प्रसाद का कामायनी और आपका मैथिली शरणगुप्त का साकेत, ठीक है। ये क्या है? खड़ी बोली में है। मैथिली में क्या है? तो विद्यापति का जो है आपका पदावली जो है विद्यापति का, ये इनकी मुख्य भाषा है। क्या है? मैथिली मुख्य भाषा।
ठीक है। चलिए देखते हैं अगला। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी अज्ञेय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सुमित्रा नंदन पंत। क्या होगा? ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत। महादेवी वर्मा इन्हें 1982 में इनकी रचना क्या है? यमा। यमा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और रामधारी सिंह दिनकर इन्हें 1972 में उर्वशी के लिए उसके बाद सुमित्रा नंदन पंत को हो गया आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। आपका किसके लिए? तो सुमित्रा नंदन पंत को किसके लिए दिया गया है? तो हिंदी भाषा का पहला जो है पुरस्कार पंत जी को मिला चिदम्बरा के लिए। किसके लिए? चिदम्बरा के लिए। चिदम्बरा के लिए आपको सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। और अज्ञेय को ये 1978 में 1978 में कितनी नावों में कितनी बार, क्या है इनकी रचना? कितनी नावों में कितनी बार, ठीक है। ये रचना, ये जो है आपका ये अज्ञेय को मिला है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला। प्रसिद्ध नाटक जो है आधे अधूरे, इसके रचना कौन है? रचनाकार। ऑप्शन ए मोहन राकेश, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद्र, ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहन राकेश। क्या होगा? ऑप्शन ए मोहन राकेश। इन्हें क्या तो हिंदी जो है आधुनिक हिंदी नाटकों के जनक के नाम से जानते हैं, ठीक है। इन्हें अन्य प्रसिद्ध नाटक जो है आपका आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस और आषाढ़ का एक दिन, एक, ठीक है। किसका है आपका? तो इनका है मोहन राकेश का। भारतेंदु हरिश्चंद्र का, इन्होंने अंधेर नगरी और भारत की दुर्दशा जैसे नाटक लिखे हैं। क्या लिखे हैं? इनकी जो है नाटक कौन कौन से हैं? तो अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा। ये किसका है? तो ये है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र का। मुंशी प्रेमचंद का कौन कौन सा है? तो इन्हें तो मुख्य रूप से क्या उपन्यासकार और कहानीकार कहते हैं, ठीक है। इनके नाटक क्या है आपका? करबला और संग्राम। करबला और संग्राम। धर्मवीर भारती का हो गया आपका गीति नाट्य, जैसे अंधायुध। क्या? गीति नाट्य, देखिए यहाँ पर गीति नाट्य। चलिए देखते हैं अगला। सन 1903 में प्रसिद्ध सरस्वती पत्रिका, क्या है? सरस्वती पत्रिका के संपादक और कार्यभार किसने संभाला था? ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। इसका ऑप्शन हो जाएगा आप सही ऑप्शन नंबर बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। इन्होंने 1903 से 1920 तक सरस्वती का संपादन किया और खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाया। क्या? इन्होंने जो है 1903 से 1920 तक सरस्वती का संपादन किया और खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाया, ठीक है। इसी कारण इस काल को द्विवेदी युग कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसको द्विवेदी युग बोलते हैं। बाणभट्ट क्या किए? तो बाणभट्ट जो है इन्होंने क्या किया? तो 1877 में हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका निकाली थी। किस नाम से? हिंदी प्रदीप। और 1877 में हिंदी प्रदीप प्रताप नारायण मिश्र इन्होंने ब्राह्मण नामक पत्रिका, क्या? ब्राह्मण नामक पत्रिका निकाली, ठीक है। और रामचंद्र शुक्ल ये जो है हिंदी के सर्वश्रेष्ठ आलोचक हैं और क्या है? निबंधकार हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला।
अब आगे आपका गद्यांश का सवाल। अब बीपीएससी के तैयारी 4 का एग्ज़ाम अगर दिए होंगे एक आध बार, तो उसमें आप देखेंगे या फिर टेस्ट कहीं लगाते हैं तो उसमें आपका गद्यांश से सवाल जो है पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं गद्यांश का सवाल, पढ़ते हैं पहले, फिर इसका आंसर देने का प्रयास करते हैं। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करना या धन कमाने के लिए नौकरी पाना नहीं है, बल्कि मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना है। क्या है? सर्वांगीण विकास करना है। संस्कारहीन शिक्षा व्यक्ति को मशीन तो बना सकती है, लेकिन एक अच्छा और संवेदनशील इंसान नहीं बना सकती। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में नैतिक और मानवीय मूल्यों का तेजी से पतन हो रहा है, जो समाज के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। छात्रों को चाहिए कि वे आधुनिक ज्ञान विज्ञान के साथ अपनी संस्कृति और जीवन मूल्यों को भी आत्मसात करें। याद रखें कि एक अशिक्षित व्यक्ति समाज को उतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना एक शिक्षित किंतु संस्कारहीन व्यक्ति पहुंचाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। गद्यांश के अनुसार जो है शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है? अच्छी नौकरी प्राप्त करना, केवल पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करना, मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना या खूब धन कमाना। तो ये आपका क्या हो गया? अच्छी नौकरी करना, ये गलत हो गया। ठीक, केवल पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करना, ये भी गलत। खूब धन कमाना, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्या है? संस्कारहीन शिक्षा व्यक्ति को क्या बना सकती है? अच्छा इंसान, मशीन, महापुरुष या बुद्धिमान? क्या संस्कारहीन शिक्षा क्या बता रहा है? संस्कारहीन शिक्षा जो है व्यक्ति को क्या बना सकती है? तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इसमें मशीन बना सकती है। ठीक है, पैराग्राफ में आप पढ़े हैं तो उसमें क्या लिखा था? मशीन बना सकती है सिर्फ। गद्यांश में आपको वर्तमान शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में सबसे बड़ी चिंता क्या बताई गई है? स्कूलों की कमी, आधुनिक विज्ञान का अभाव, नैतिक और मानवीय मूल्यों का पतन और बेरोजगारी। तो इसका क्या बताया अभी कि नैतिक और मानवीय मूल्यों का पतन हो रहा है। उसमें लिखा गया है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, गद्यांश के अनुसार समाज के लिए सबसे अधिक खतरनाक कौन है? एक अशिक्षित व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति, एक शिक्षित किंतु संस्कारहीन, या फिर एक आधुनिक वैज्ञानिक। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, इसका सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, नैतिक नहीं, एक शिक्षित व्यक्ति किंतु संस्कारहीन व्यक्ति। ठीक है, अगला देखते हैं। सर्वांगीण शब्द का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए केवल शारीरिक विकास, ऑप्शन बी सभी अंगों या दिशाओं जैसे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक का विकास, सभी लोगों का विकास, किसी एक अंग का विकास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। सर्वांगीण विकास का मतलब होता है सभी अंगों या दिशाओं का विकास, जैसे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, ये सभी विकास जो है वो कहा जाता है। ठीक है, तो ये है आपका आज का क्या सेट। ठीक है, आज की क्लास के वो सभी जो है महत्वपूर्ण प्रश्न को आपके आगे हमने किया। ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थी। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास जो है आपके कई सारे डाउट्स क्लियर किए होंगे और आपको कुछ नया सीखने को दिए होंगे। ठीक, क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और दीप लर्न को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।